वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुमनाम नाइट में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है शिवगढ़ जिले के रतनपुर गांव के एक शख्स अमित की, जिसके गांव में है एक पुराना जामुन का पेड़। पर वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक श्राप है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे रात के सन्नाटे में एक डरावनी दायन भटकती है और जिसने भी उस पेड़ के फल को छुआ उसकी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और डर और रहस्य से भरी रात के लिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रतनपुर के जामुन के पेड़ का राज। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियां सिर्फ गुमनाम नाइट पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो आपबीती सुनाने जा रहा हूं जो शायद सुनने के बाद आप आज रात चैन से सो नहीं पाएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, न ही किसी किताब का हिस्सा। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी वो आपबीती जो अब तक मेरे अंदर जिंदा है और जिसे मैं भूलना चाहता हूं पर भूल नहीं पाता। मैं आज एक बड़े शहर में रहता हूं दोस्तों। अच्छी नौकरी करता हूं, एक बड़ा फ्लैट है, गाड़ी है और वो सब चीजें हैं जो किसी भी इंसान को चैन और सुकून दे सकती हैं। लेकिन अजीब बात है, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी रात में नींद नहीं आती। जब शहर की रोशनियां बुझ जाती हैं और सन्नाटा पसर जाता है, तब मेरी आंखों के सामने एक ही चीज तैरती है, वो जामुन का पेड़ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पेड़ मेरे जिले शिवगढ़ के एक छोटे से गांव रतनपुर में था। रतनपुर नाम सुनने में प्यारा लगता है, जैसे किसी खजाने की जगह हो, लेकिन हकीकत में वो जगह डर और अंधेरे से भरी थी। वहां की हवा तक भारी लगती थी, जैसे उसमें किसी की अदृश्य मौजूदगी हो। गांव के बूढ़े लोग जब भी उस दिशा में देखते, उनके चेहरे पर डर उतर आता था। कहते थे वहां बाडी माई रहती है, एक पुरानी आत्मा जिसे सब रुद्रादायिनी कहते थे। मैं उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। वो उम्र जहां डर सिर्फ कहानी होता है और हिम्मत खेल। पर रतनपुर ने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है, और मैं वो कहानी जी चुका हूं। रतनपुर एक साधारण गांव था। मिट्टी के घर, धूल से भरी गलियां और लोग जो शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के चारों ओर खेत फैले थे और पश्चिम की तरफ एक घना इलाका था जहां कोई नहीं जाता था। वहीं पर वो जामुन का झाड़ खड़ा था जिसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता था। मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे। रोहन जो सबसे बहादुर था, प्रिया जो समझदार थी और विजय जो हमेशा चुपचाप सुनता रहता था, और मैं अक्षय जो हमेशा दोस्तों के साथ हर पागलपन में कूद जाता था। हमारी दोस्ती में जो बात हमें जोड़ती थी वो थी बड़ी माई का डर। हर अमावस के आसपास गांव में अजीब बातें होती थी। गायें अचानक गायब हो जाती और लोग कहते कि दयान उन्हें ले गई। कभी कभी किसी की परछाई दीवार पर देर तक टिक जाती जबकि वो व्यक्ति वहां से जा चुका होता। बच्चे रात में रोने लगते, कहते कि खिड़की के बाहर कोई उन्हें देख रहा है। और इन सब कहानियों के बीच जामुन के झाड़ का नाम सबसे ऊपर था। कहते थे वो पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उसकी जड़ों में किसी का शरीर दबा हुआ है, वही शरीर जिसकी आत्मा अब उस पेड़ में वास करती है। लोग बताते कि जब जामुन पकते हैं तब वो दयन सबसे मीठा फल चुनती है और जिस बच्चे का हाथ उस फल पर पड़ जाए उसकी आत्मा भी उसी पेड़ में बंध जाती है। दिन में भी वो पेड़ अंधकार से घिरा रहता था। अगर कोई उसके नीचे खड़ा हो जाए तो लगने लगता जैसे हवा रुक गई हो। पेड़ की टहनियां इतनी नीचे झुकी थीं कि उनमें से झांककर ऊपर देखना भी मुश्किल था, और जब हवा चलती तो उन शाखों की सरसराहट में मानो किसी की हंसी सुनाई देती थी, धीमी लेकिन डरावनी। हम सब बच्चे थे और डर से ज्यादा जिज्ञासा हम में थी। हर बार जब गांव के बड़े लोग जामुन के झाड़ की बात करते, रोहन की आंखों में एक चमक आ जाती। एक दिन गर्मियों की दोपहर में हम चारों कच्ची सड़क के किनारे बैठे थे। सूरज डूबने वाला था और हवा में धूल उड़ा रही थी। तभी रोहन ने कहा, मुझे नहीं लगता ये सब सच्चा है, ये सब बकवास है, डराने के लिए कहा जाता है। अगर हिम्मत है तो चलो कल रात उस पेड़ तक चलते हैं। हम सब चुप हो गए। विजय ने घबराते हुए कहा,
पागल हो गया है क्या? सुना नहीं? पिछले साल गोपाल का भतीजा वहां गया था, फिर कभी नहीं मिला। लेकिन रोहन हंसा। वो सब कहानियां हैं विजय, और अगर मैं वहां जाकर वापस आ गया तो पूरा गांव मान लेगा कि वो दायन बस अफवाह है। मुझे याद है, उस वक्त मेरे दिल में डर नहीं बल्कि जोश था। शायद इसलिए क्योंकि रोहन हमेशा सबसे आगे रहता था और मैं हमेशा उसका साथ देता था। प्रिया ने बहुत मना किया, रोहन मत जा, वो जगह सच में अलग है। मैंने अपनी दादी से सुना है कि वहां रात को कोई रोता है। लेकिन रोहन ने उसकी बात काट दी। जो रोते हैं वो डरपोक होते हैं। हमने तय किया कि अमावस से एक दिन पहले जब चांद आधा होगा तब हम जमुन के घाट तक जाएंगे। प्रिया ने साफ मना कर दिया, लेकिन मैं, रोहन और विजय तीनों ने कसम खाई कि जो भी हो उस रात हम वहां पहुंचेंगे। अगली रात जब सब सो गए, मैं अपने घर की खिड़की से धीरे धीरे बाहर निकला। हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में धड़कनें। खेतों की मिट्टी ठंडी थी और आसमान में बादल थे। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। रास्ते में जब मैं रोहन और विजय से मिला तो तीनों के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों थे। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे, हवा भारी लगने लगी। गांव के पीछे वाले रास्ते से गुजरते हुए हमें पेड़ की परछाई नजर आने लगी। एक विशाल काला धब्बा, जैसे आसमान से उतरकर जमीन पर जम गया हो। यही है, रोहन ने धीरे से कहा। हम पेड़ के बिल्कुल सामने थे। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई झींगुर तक नहीं बोल रहा था। हमारी सांसों की आवाज तक हमें सुनाई दे रही थी। पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी बूढ़े की नसें हों। उसकी शाखाओं से गाढ़ी परछाइयां जमीन पर पड़ी थीं और उनमें कुछ हिलता डुलता हुआ सा दिख रहा था। देखो, विजय ने कांपते हुए कहा। यह परछाई हिल क्यों रही है? रोहन बोला। हवा चल रही होगी। लेकिन उस वक्त हवा एकदम बंद थी। मैं आगे बढ़ा और अपनी टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली, और तभी कुछ हुआ। टॉर्च की बैटरी एकदम बुझ गई। अंधेरा, ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने आंखों पर कपड़ा बांध दिया हो। हम तीनों ठिठक गए। तभी हमें पेड़ के पीछे से सांस लेने जैसी आवाज आई, भारी, धीमी और गहरी। मैं कांप गया। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सरसराहट हुई और फिर हंसी, धीमी औरत जैसी हंसी जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। हंसी अचानक रुक गई और फिर पेड़ के ऊपर से कुछ टपका, छप, मेरे कंधे पर। मैंने हाथ लगाया, उंगलियां गीली थीं। जब टॉर्च दोबारा जली तो मैंने देखा मेरी हथेली पर कुछ लाल था, खून। मैंने धीमे से कहा। रोहन ने ऊपर देखा। पेड़ की शाखा से एक झूला सा झूल रहा था और उस पर कुछ लटक रहा था। भागो, विजय चिल्लाया। हम दौड़े, जान बचाने की तरह। पीछे से हंसी फिर गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे पेड़ की टहनियां हिल रही हों, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए। हम तब तक भागे जब तक गांव की हद नहीं आ गई। रात को मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन आंखें बंद नहीं कर पाया। बाहर हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ खिड़की हिलती। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, हर बार उस आवाज में मुझे वही हंसी सुनाई देती थी। अगले दिन रोहन गांव नहीं आया। उसका घर खाली था। किसी को नहीं पता था वो कहां गया। बस उसके जूते जमुन के पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में दबे मिले थे और पेड़ के नीचे ताजा खून की एक मोटी धार थी। और उस दिन के बाद हर रात जब हवा चलती थी, गांव के लोग कहते, पेड़ के पत्तों के बीच किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, अक्षय वापस आओ। उस दिन के बाद मेरा चैन पूरी तरह चला गया। रोहन के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। हर घर के दरवाजे बंद थे और लोग अपने बच्चों को डांटते हुए कहते, रात को बाहर मत निकलना वरना बाड़ी माई ले जाएगी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन सच में गया है। मन में बार बार यही आता कि शायद वो डर के मारे कहीं छिपा बैठा है। लेकिन हर बार जब मैं जमुन के घाट की दिशा में देखता तो उस पेड़ की काली परछाई मुझे खामोश खड़ी दिखती, जैसे वो खुद जानती हो कि उसने क्या किया है। अगले दिन गांव के पुजारी और कुछ मर्द उस पेड़ के पास गए। मैं भी भीड़ के साथ था। जब हम वहां पहुंचे तो मिट्टी पर अभी भी खून के धब्बे गीले थे और पेड़ की जड़ों के पास कुछ अजीब सी निशानियां बनी थीं, जैसे किसी के नाखूनों से मिट्टी उखाड़ी गई हो। पुजारी ने वहां कुछ मंत्र पढ़े, हल्दी और सिंदूर डाला और सबको पीछे हटने को कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, इस पेड़ के पास अब कोई नहीं जाएगा, ये जाग चुका है। ये सुनकर मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। जाग चुका है,
यानी वो सच में है, वो रुद्रदायिनी, वो बड़ी माई जो हमारी कहानियों में थी, वो अब सच बन चुकी थी। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। खिड़की से बाहर देखता रहा और लगा जैसे हवा में कुछ फुसफुसा रहा हो। अक्षय, तेरा दोस्त मेरा हो गया। मैंने चौंक कर खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अगले कुछ दिनों तक गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। दिन में भी लोग एक दूसरे से कम बोलते। महिलाएं जब कुएं पर पानी भरती तो धीरे धीरे बात करती। रोहन की मां पागल हो गई है, रात भर हंसती है, कभी रोती है। मैं उसे देखने गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल। जब उसने मुझे देखा तो बोली, अक्षय, मेरा रोहन तेरे साथ था ना? उसने बुलाया था ना तुझे भी? उसने कहा था ना कि पेड़ से फल तोड़ेंगे? बताओ अक्षय, उसने क्या देखा था? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं बस खड़ा रहा और उसकी आंखों में वो पागलपन देखा जो किसी मां के भीतर से उम्मीद मर जाने के बाद जन्म लेता है। उसी रात उसने अपने घर में दिया जलाया और पेड़ की दिशा में बैठी रही। सुबह लोगों ने देखा वो वहीं बैठी थी, लेकिन अब सांस नहीं ले रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके कान में कोई मीठी बात कही हो। उसके मरने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि रुद्रदायिनी अब बलि मांग रही है। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए और जो बचे थे उन्होंने पेड़ के चारों ओर कांटेदार तार और नींबू मिर्च टांग दी। लेकिन डर, भाई डर किसी तार से नहीं रुकता। वो तो हवा में घुल जाता है और फिर सांसों में उतरता है। और अब वो डर मेरे अंदर था। मैं जहां जाता महसूस करता कोई मुझे देख रहा है। खेत में, कुएं पर, यहां तक कि घर के आंगन में भी। जब हवा चलती तो उसकी सरसराहट में मुझे वही हंसी सुनाई देती थी। विजय मुझसे नजरें चुराने लगा। शायद वो भी जानता था कि हमने जो किया वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन शाम को विजय मेरे घर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, अक्षय, मुझे उससे बात हुई है। मैं चौंका। किससे? रोहन से, उसने कहा। मेरी रगों में खून जम गया। क्या बकवास कर रहा है तू? वो मर चुका है। विजय ने सिर हिलाया। नहीं, वो मरा नहीं है। कल रात मैंने सपना देखा। वो पेड़ के नीचे खड़ा था, पूरा काला पड़ा हुआ, आंखें खुली हुई। उसने कहा, विजय, अब तू भी आ। मैंने उसका कंधा पकड़ा। विजय, ये तेरे दिमाग का खेल है, भूल जा सब कुछ। लेकिन वो नहीं माना। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने अपने भीतर महसूस किया था। उसने कहा, अगर मैं कल तक वापस ना आऊं तो समझ लेना उसने मुझे बुला लिया। और अगले दिन वो सच में गायब था। अब मुझे समझ आने लगा था कि ये सब खत्म नहीं हुआ। कुछ था जो हमें एक एक करके खींच रहा था। अगले हफ्ते तक गांव वाले पेड़ की तरफ जाना बंद कर चुके थे, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मेरे अंदर एक बेचैनी थी, ये जानने की कि आखिर उस पेड़ के नीचे क्या है, वो क्या चाहता है मुझसे। एक रात मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। प्रिया ने कहा, तू पागल हो गया है अक्षय। पहले रोहन, अब विजय, तू भी वहीं जाएगा? मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए, मैं अब भाग नहीं सकता। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहराई में एक भरोसा भी कि मैं वापस आऊंगा। मैंने उससे कहा, अगर मैं न लौटा तो शहर चले जाना, यहां अब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। वो चुप रही, बस सिर झुका लिया। रात के 11 बजे मैं निकल पड़ा। आसमान पर बादल थे और बिजली की चमक के बीच जमुन का झाग एक काले राक्षस की तरह खड़ा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मिट्टी गीली लगने लगी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक सड़ान थी, जैसे किसी पुराने शव की गंध। मैंने चारों ओर देखा, हर तरफ अंधेरा था। बस पेड़ के बीचों बीच से एक हल्की चमक निकल रही थी। मैंने टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही ऑन किया, रोशनी कांपने लगी। हवा अचानक तेज हुई और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, अक्षय। वो आवाज जानी पहचानी थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और वहां रोहन खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन पूरा काला, जैसे राख से बना हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, कहां चला गया था तू? मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। रोहन, तू जिंदा है? उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं जिंदा हूं, पर अब इस दुनिया का नहीं हूं। उसकी आवाज भारी थी, हवा में गूंज रही थी। तू हमें छोड़ गया था अक्षय,
अब कोई नहीं बच सकता, उसने सबको बुला लिया है, मैंने कांपते हुए कहा। कौन उसने? रोहन ने धीरे धीरे पेड़ की तरफ इशारा किया और तभी मैंने देखा पेड़ की जड़ों के बीच से एक परछाई निकल रही थी। लंबी झुकी हुई, बाल जमीन तक लटकते हुए, चेहरा ढका हुआ। हवा ठहर गई थी, जमीन जैसे कांपने लगी। वो परछाई उठी और मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली खाली जगह। उसने एक चीख मारी और सारी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब मैं अंधेरे में था, बस उसकी सांसों की आवाज थी और मेरे दिल की धड़कन। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई चीज मेरे पैर में लिपट गई। मैंने नीचे देखा, जड़ें नहीं थीं, वो किसी के हाथ थे, ठंडे, सूखे और हड्डियों जैसे। मैंने जोर लगाया, पैर छुड़ाया और भागा। पीछे से हंसी गूंज रही थी, वही हंसी जो उस रात सुनी थी। मैं भागता गया, खेत पार किए, दीवारें लांघी और जब आखिरकार गांव पहुंचा तो गिर पड़ा। सुबह जब होश आया तो मैं अपने घर में था। प्रिया मेरे पास बैठी थी। उसने रोते हुए कहा, तू बच गया, तू जिंदा है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वो अब खत्म नहीं हुआ, वो अब जाग चुकी है। उसी वक्त बाहर से कुछ लोग चिल्लाते हुए आए, पेड़ गिर गया। मैं भागकर बाहर गया। जमुन का झाड़ अब आधा जला हुआ था, लेकिन उसकी जड़ों से धुआं नहीं, काला धुंध निकल रहा था। लोगों ने कहा कि रात में बिजली गिरी थी, लेकिन मैं जानता था वो कोई बिजली नहीं थी, वो रुद्रा दैनी की चीख थी जो अभी भी हवा में गूंज रही थी। उस रात मैं पहली बार रोया। न रोहन बचा, न विजय, और अब पेड़ भी खत्म नहीं हुआ। गांव वाले सोचते थे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं जानता था वो बस सोई है, मरी नहीं। क्योंकि हर रात जब हवा चलती है, खिड़की से बाहर वही फुसफुसाहट आती है, अक्षय अब तेरी बारी है। उस रात के बाद हमारे लिए दुनिया बदल गई थी। उस रात जब हमने वो जमून तोड़े थे और रूह कांपने लगी थी, तब लगा था बस कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन जब सुबह की पहली किरण ने खेतों को छुआ तो मुझे पता चला हमने जो किया था वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो बुलावा था। सुबह जब मैं उठा तो शरीर भारी था, जैसे किसी ने सारा लहू निचोड़ लिया हो। माँ रसोई में थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा था। उन्होंने पूछा, कहाँ गया था कल रात? मैं चौंक गया। मैंने कुछ नहीं बताया, बस झूठ बोल दिया। वो बस खेत तक गया था दोस्तों के साथ। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, उधर अब कोई नहीं जाता अक्षय, वहां हवा भी उलटी चलती है। उनकी आंखों में जो डर था वो मुझे बेचैन कर गया। मैंने बाहर झांका तो दूर तालाब के पास विजय खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। क्या हुआ विजय? वो धीरे से बोला। अक्षय, कल रात जो जामुन तूने तोड़ा था वो मेरे तकिए के पास पड़ा मिला। मैंने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की। शायद तू खुद लाया होगा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं रे, मैंने हाथ तक नहीं लगाया था और उस पर खून के निशान थे। खून। मैंने तुरंत हाथ जेब में डाला जहां कल रात वो जामुन रखा था, पर जेब खाली थी। सिर्फ एक गाढ़ी स्याह महक रह गई थी, जैसे मिट्टी में किसी ने कुछ जला दिया हो। उस दिन पूरा गांव किसी अजीब सन्नाटे में था। बूढ़ी औरतें चौपाल पर धीमे सुर में कुछ मंत्र जैसे बोल रही थीं। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और दोपहर को खबर आई, रोहन बेहोश मिला है जामुन के पेड़ के पास। जब हम सब भागे वहां पहुंचे तो उसकी हालत देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सख्त था, जैसे पत्थर बन गया हो। आंखें खुली हुई और होंठों पर वही जामुन का गाढ़ा बैंगनी रस जमे हुए था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक शब्द बार बार उसके मुंह से निकल रहा था, वो आई थी। रात को गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर आए। उन्होंने दिया जलाया और कहा, जिसने भी उस पेड़ को छेड़ा है उसे अब रुद्र नजर लग चुकी है, वो अब देख रही है तुम्हें। मैं, विजय और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर अब दिल में नहीं, रगों में दौड़ रहा था। रात आई और साथ लाया वो आवाजें। पहले तो हल्की सी हवा चली, फिर वही सूखी पत्तियों की सरसराहट और फिर किसी औरत की धीमी हंसी। जामुन मीठा था ना अक्षय? मैंने करवट ली, लेकिन कमरा खाली था। मैंने सोचा भ्रम है, पर फिर दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ दिखा, रात्र अधूरी थी, आज पूरी करेंगे। मेरी सांसें रुक गईं। मैं उठा, दरवाजा खोला। बाहर विजय खड़ा था, हांफता हुआ। वो मेरे घर आई थी अक्षय। उसने मेरा नाम लिया।
हम दोनों डर से कांपते हुए चौपाल की तरफ भागे, जहां गांव के लोग इकट्ठा थे। किसी ने लाल कपड़ा बांधा हुआ था, किसी ने राख फेंकी हुई थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, रुद्रदायिनी। पंडित हरिहर बोले, वो अब तीनों के पीछे है, चौथा रोहन तो उसका हो चुका है। जब तक कोई बलिदान नहीं होगा वो पीछा नहीं छोड़ेगी। पर बलिदान कौन? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। जिसने जमून तोड़ा था वही उसका कर्ज चुकाएगा। उस वक्त मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजा, मेन। वो मैं था। हमने तय किया कि हम उस पेड़ के पास फिर से जाएंगे। डर अब डर नहीं रहा, अब वो एक पागलपन बन चुका था। रात का वही समय, वही रास्ता, वही ठंडी हवा, और वो पेड़ जो पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रहा था। पेड़ के नीचे पहुंचते ही जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जड़ों के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश की हो। अक्षय, एक धीमी घुर्राती हुई आवाज गूंजी। हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर पत्तों के बीच से कोई आकृति उतरी, लंबे बाल, उलटे पांव और आंखों में नीला धुआं। वो हंसी, तुम्हें याद है मैंने कहा था जमुन मीठा था ना। वो आगे बढ़ी, उसकी चाल धरती को चीर रही थी। विजय चिल्लाया और भागने की कोशिश की, पर उसकी टांग किसी बेल में उलझ गई। वो बेल नहीं थी, वो उसकी उंगलियां थी। वो चिल्ला रहा था, अक्षय भाग जा। मैंने खींचने की कोशिश की, पर बेल ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन फट गई और विजय का शरीर भीतर समा गया। मैं भागा, पीछे पलटकर देखा। पेड़ पर अब दो लटकते हुए साए थे, एक रोहान का और एक विजय का। हवा में फिर वो हंसी गूंजी, अब बचा है तू और वो लड़की। मुझे समझ नहीं आया, वो प्रिया की बात कर रही थी। मैंने घर की ओर दौड़ लगाई। जब मैं पहुंचा तो दरवाजा खुला था। कमरे में अंधेरा और जमीन पर प्रिया के बाल बिखरे हुए थे। दीवार पर लिखा था, तेरा जमून अब पूरा होगा अक्षय। उस पल लगा जैसे सारा शरीर बर्फ बन गया हो। मैंने झुककर देखा, प्रिया वहीं थी पर जिंदा नहीं। उसकी आंखें खुली थी और हाथ में वही जमून था जो मैंने तोड़ा था। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। दिल से चीख निकली पर गले से आवाज नहीं। फिर अचानक हवा चली, दिए बुझ गए और उसके पीछे से वही आवाज, मैं तुझे नहीं मारूंगी अक्षय, तू मेरा बन जाएगा। जमुन का दाना बनकर मेरी जड़ों में बसा रहेगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। सब कुछ घूम गया, फिर कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया मैं तालाब के किनारे था। गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे, उनके चेहरों पर डर था। पंडित हरिहर बोले, दयन ने 3 को ले लिया, बस तू बचा है अक्षय, लेकिन उसका निशान तेरे अंदर बस गया है। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और देखा, वहां एक जामुन की आकृति झलकर उभर आई थी, जैसे किसी ने लाल तपते लोहे से बना दी हो। उस रात के बाद मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन जब भी बारिश होती है और मिट्टी से वो गंध उठती है, मुझे जामुन के पेड़ की स्याही सी खुशबू महसूस होती है। और कभी कभी नींद में कोई कान के पास फुसफुसाता है, रात्र अधूरी है अक्षय, आना पड़ेगा। मैं जाग जाता हूँ। खिड़की के बाहर मुझे शहर की इमारतों के बीच एक परछाई दिखती है, वो जामुन का पेड़, और उसके नीचे कोई हंस रहा होता है। वो रात शायद मेरे जीवन की आखिरी शांत रात थी। मैंने गांव छोड़ दिया था। अपने साथ सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ऐसा बोझ लेकर निकला था जो हर सांस के साथ मुझे याद दिलाता था, मैं ही वजह हूं 3 जिंदगियों के खत्म होने की। रोहान, विजय और प्रिया, तीनों को मैंने उस शापित पेड़ तक पहुंचाया था। और अब चाहे मैं कितना भी भाग लूं, जमून का पेड़ मुझे छोड़ने वाला नहीं था। शहर आकर मैंने नई जिंदगी शुरू की। यहां लोगों के पास वक्त नहीं था, डरने का भी नहीं। मैं अपने काम में डूब गया। खुद को समझाने लगा कि वो सब एक बचपन की मूर्खता थी, एक भ्रम, एक कहानी। पर रात को जब अकेला होता, जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब दीवारों के कोनों से वही स्याह महक आने लगती, जामुन की गंध। कभी कभी दफ्तर में बैठे बैठे कान में कोई फुसफुसाता, अक्षय। मैं झटके से पलटता, कोई नहीं। पर उस आवाज में वही सिहरन थी, वही ठंडी सांसें जो मैंने रतनपुर में महसूस की थी। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे अंदर का डर है। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, किताबें पढ़ी और वक्त बीतता गया। 10 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन वो नाम, वो जगह और वो पेड़ कभी मेरे ज़हन से मिटे नहीं।
एक दिन दफ्तर में काम करते हुए अचानक मेरे फोन की स्क्रीन झिलमिलाई। एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अंधेरा था, बस पीछे से हवा की आवाज। मैंने कॉल काटना चाहा, तभी स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। प्रिया। मैं जड़ हो गया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने सिर्फ वो इतना कहा, रात अधूरी थी, अब पुकार पूरी होगी। कॉल कट गई। उस पल लगा जैसे मेरी सारी नसों में बर्फ दौड़ गई हो। मैंने फोन फेंक दिया, पर वो आवाज कानों में गूंजती रही। रात अधूरी थी। मैंने अगले दिन छुट्टी ली, किसी से कुछ नहीं कहा। मन में कुछ तय हो चुका था, अब मैं भागूंगा नहीं। मुझे लौटना था रतनपुर। रात की बस पकड़ी। रास्ता अब भी वैसा ही था, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पीपल और नीम के पेड़, और हवा में वही नम गंध, जैसे मिट्टी भी मुझे पहचानती हो। बस रुकी और मैं उतरा। गांव अब वैसा नहीं था। कई घर खाली पड़े थे। जिन चेहरों को जानता था उनमें से कोई नहीं बचा था, बस बूढ़ा पंडित हरिहर। वो अब आधा अंधा हो चुका था, पर जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आवाज कांप गई। तू लौट आया? मैंने सिर झुका लिया। वो फिर से बुला रही है पंडित जी। मैं चैन से नहीं रह पा रहा, अब इसे खत्म करना होगा। पंडित जी बोले, तू नहीं समझता अक्षय, जो एक बार उस पेड़ की छाया में गया वो कभी आजाद नहीं होता। वो पेड़ अब तुझसे बंधा है। अगर तुझे इसे खत्म करना है तो अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहां तक कि जिंदगी भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो शायद जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। रात हुई। मैं फिर उस रास्ते पर चला जहां से सब शुरू हुआ था। पेड़ अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी जड़ें खेतों को चीर कर निकली हुई थीं। हवा में अजीब सी खड़खड़ाहट थी। मैंने जैसे ही पेड़ के पास कदम रखा, जमीन हिलने लगी और पेड़ की छाल से कुछ रिसने लगा। गाढ़ा नीला रस, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। फिर वही आवाज गूंजी, तू लौट आया मेरा जमून। उसकी हंसी हवा में तैरने लगी। मैंने डर को निगल लिया और बोला, मुझे चाहिए मेरे दोस्त, मेरी आत्मा को चैन। पेड़ की शाखाओं से धुआं निकलने लगा। धुएं में 3 आकृतियां उभरी, रोहन, विजय और प्रिया। उनके चेहरे वही थे, पर आंखें खाली। अक्षय, उनकी आवाजें टूटती हुई गूंज उठी। वो तुझसे नहीं रुकेगी, वो अब तेरे अंदर है। मैंने जमीन से मिट्टी उठाई और वही पुराना मंत्र दोहराया जो पंडित हरिहर ने बताया था। AUM रुद्रदायिनी शांति प्रदानिनी नमः। अचानक आसमान से बिजली गिरी और पेड़ के तने में आग लग गई, लेकिन वो आग नीली थी, ठंडी, कांपती हुई। पेड़ से एक आकृति निकली, वो ही रुद्रदायिनी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा औरत आधा राख। उसकी आंखें जली हुई जामुन जैसी चमक रही थी। तू सोचता है आग मुझे जला देगी? मैं आग से पैदा हुई हूं। वो हवा में उड़ी और मेरी तरफ आई। उसका हाथ मेरे गले पर था। मेरा शरीर जकड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मुझे वो दिन याद आए जब हम चारों दोस्त हंसते थे, जामुन खाते थे, सपने देखते थे। वो पल अब दर्द बनकर मेरी आत्मा को झुलसा रहे थे। मुझे लगा अब सब खत्म, पर तभी कुछ हुआ। प्रिया की आत्मा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मेरे कान में कहा, अक्षय, अब डर मत। जो डर गया वो जिंदा रहते हुए भी मर गया। वो पेड़ की तरफ बढ़ी और दोनों हाथों से डायनी को पकड़ लिया। हम सबके लिए अब अंत होगा। तेज रोशनी फैली, जमीन हिली, हवा रुक गई और एक भयानक धमाका हुआ। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। पेड़ जल चुका था, सिर्फ राख बची थी। पास ही प्रिया की चूड़ियों का टुकड़ा पड़ा था। पंडित हरिहर दूर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, खत्म हो गया, जमुन अब नहीं बोलेगा। मैं वहां देर तक बैठा रहा। पेड़ की राख मेरी हथेलियों में भर गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने दोस्तों को आखिरी बार छू रहा हूं। उसके बाद मैं वापस शहर लौटा। जिंदगी फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार सच में शांति थी, या शायद मैं यही मानना चाहता था। कुछ महीनों बाद एक शाम मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। सड़क पर बारिश हो रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो एक छोटा बच्चा जामुन खा रहा था। मैं मुस्कुरा दिया, पर तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नीली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, जामुन मीठा था ना अक्षय? गाड़ी अचानक बंद हो गई। हवा में वही पुरानी गंध फिर उठी, गीली मिट्टी और सड़े जामुन की। मैंने शीशे पर धुंध में देखा, किसी ने उंगली से लिखा था, रात अब भी अधूरी है, और दूर बिजली चमकी।
जैसे कहीं फिर वही पेड़ जड़ें फैला रहा हो। उस बच्चे की नीली आंखें आज तक मेरे सामने हैं। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी रुद्रदायिनी की थी, ठंडी, सधी हुई और भीतर तक चीर जाने वाली। मैं वहीं सड़क पर जड़ हो गया था। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, पर मुझे लग रहा था जैसे हर बूंद मेरे जिस्म में आग बनकर उतर रही है। गाड़ी का इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया। हॉर्न अपने आप बजने लगा। हेडलाइट्स बार बार झपक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य साए को देख रही हूं। मैं डर के मारे वहीं बैठा रहा। उस बच्चे ने सड़क पार की और बस के नीचे आने ही वाला था, पर तभी वो गायब हो गया। हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक जमून पड़ा था। वही काला, चिपचिपा, नीला रस टपकाता हुआ जमून। मैं उसे पहचान गया। मैं कांपते हुए पीछे हटा, पर तभी उस फल ने अपने आप जमीन पर लौटना शुरू कर दिया और सीधे मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट हुई, खा लो, अब तो अपना फाल हाय। मैंने चिल्लाकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ा, पर गाड़ी का शीशा बार बार धुंधला हो रहा था। मैंने वाइपर चलाया तो धुंध साफ हुई और शीशे पर वही लिखा था, रात अब भी अधूरी हाय। उस रात मैं घर नहीं गया, सीधा मंदिर पहुंचा। वही पुराना पंडित हरिहर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, पर मेरी हालत देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मैंने कांपते हुए कहा, वो खत्म नहीं हुई पंडित जी। उसने कहा था कि रात अधूरी है, वो वापस आ गई है। पंडित जी ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुझे चेताया था अक्षय, रुद्रदायिनी जलकर नहीं मरी थी, वो तेरे अंदर बस गई थी। जब तू उस पेड़ की राख लेकर लौटा था, तू खुद उसकी परछाई लेकर आया था। मेरा सिर घूम गया। मैंने पंडित जी की आंखों में देखा। तो अब क्या करूं? वो बोले, अगर उसे सच में खत्म करना है तो तुझे वहीं लौटना होगा, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार तुझे एक बलिदान देना होगा, अपने खून का। मैंने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। रात के 2 बजे मैं फिर से रतनपुर की ओर रवाना हुआ। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे बादल भी उस अंधेरे का स्वागत कर रहे हों। रास्ते में हर पेड़, हर पत्थर मुझे पहचानता सा लगा। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां कभी जामुन का पेड़ था, वहां अब सिर्फ राख थी, लेकिन हवा में फिर वही गंध थी, गीली मिट्टी और सड़ा हुआ फल। मैंने वही पुराना दीपक जलाया जो बचपन में प्रिया पूजा में इस्तेमाल करती थी। पंडिता जी के दिए मंत्र दोहराने लगा, AUM रुद्रदायिनी, आत्म प्रदायिनी, शांति प्रदायिनी नमः। जैसे ही मैंने आखिरी बार मंत्र बोला, जमीन फिर कांपी। राख के बीच से एक काला धुआं उठा जो धीरे धीरे आकार लेने लगा, और फिर वो सामने थी, रुद्रदायिनी, वैसी ही जैसी पहले थी, पर इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें अब नीली नहीं, पूरी तरह काली थीं। तू लौट आया अपना वादा निभाने। मैं कांप गया। उसने अपने लंबे बालों से जमीन छुई और राख उड़कर हवा में फैलने लगी। हवा में प्रिया की हंसी गूंजने लगी, मीठी पर दर्द से भरी। अक्षय, अब सब खत्म कर दे। मैंने अपनी हथेली काटी, खून बहा और मैंने वो रक्त राख पर टपका दिया। अचानक हवा थम गई। पेड़ के जले हुए तने की जगह जमीन फटने लगी, उसे नीली ज्वालाएं निकली। डैनी ने चिल्लाकर कहा, तू सोचता है इंसानी खून से मेरा अंत होगा? तू भूल गया है, मैं उसी से जन्मी हूं। उसकी आवाज गूंजी और हवा में हर तरफ आकृतियां उभर आईं। रोहान, विजय और प्रिया, तीनों अब शांत लग रहे थे, जैसे इस बार वे तैयार थे अंतिम मुक्ति के लिए। प्रिया आगे बढ़ी और बोली, अक्षय, अब तुझे डरना नहीं है। वो तुझसे जुड़ी है, लेकिन तेरा खून अब उसकी जंजीर तोड़ सकता है। मैंने एक बार फिर मंत्र पढ़ा, इस बार जोर से, AUM रुद्रदायिनी अग्निमुखे प्रलयम भवतु। बिजली गिरी, दायिनी चीखी, उसके शरीर से धुआं निकला और हवा में घुल गया। उसकी चीख रतनपुर की हर दीवार से टकराई, जमीन फटती चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली, सन्नाटा था। हवा चल रही थी, पर उसमें कोई बदबू नहीं थी। पेड़ की राख गायब थी और जहां वो खड़ा था, वहां अब एक छोटा सा जामुन का पौधा उगाया था, हरा, मासूम, शांत। प्रिया की आवाज आई, अब सब खत्म है। मैंने मुस्कुराया, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पौधे को अपनी हथेलियों में लिया और कहा, अब किसी और बच्चे को डर नहीं मिलेगा। सालों बीत गए,
रतनपुर अब बदल गया था। वहां अब स्कूल है, बिजली है और हंसी है। मैं हर साल वहां जाता हूँ। उस जगह अब एक छोटा मंदिर बन गया है, रुद्र शांति स्थल। लोग अब डरने नहीं, दुआ मांगने आते हैं। पर आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं और तुम सब बैठे हो, तो सच बताऊं, कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा जामुन की खुशबू लेकर आती है, तो लगता है कोई अब भी फुसफुसाता है, अक्षय तू वापस आएगा ना। मैं तब मुस्कुरा देता हूं। शायद डर कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। और शायद कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। वो जामुन का पौधा अब बड़ा हो गया है, और आज सुबह जब मैं वहां गया, उसकी छांव में फिर वही ठंडी हवा थी, वही महक। पत्तों के बीच एक जामुन लटक रहा था, नीला, चमकता हुआ। मैंने देखा और समझ गया। तो दोस्तों, यही थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी, रतनपुर के जामुन के पेड़ का राज। कहते हैं आज भी जब उस गांव में रात गहरी होती है, तो हवा में किसी के सिसकने की आवाज आती है। शायद वो अब भी वही है, उस पुराने जामुन के पेड़ के नीचे, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही डर और रहस्य से भरी सच्ची कहानियां। सिर्फ गुमनाम नाइट पर आपका साथ ही हमारी हिम्मत है, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। मिलते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी रही तो अगली डरावनी कहानी में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।